हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 2 कर रहे थे, जिसके मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 8 क्वेश्चंस कराए थे एंड सेकेंड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस थे, वो कराए थे। आज हम करेंगे इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेकिन इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं 2.1, 2.2 या लेक्चर 1, लेक्चर 2 के, तो यहाँ पे आई के बाजू में लिंक आएगा, क्लिक कीजिए, जरूर से जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये इजी लगे। नहीं तो डायरेक्टली लेक्चर 3 देखेंगे तो आपको पाइथागोरस थ्योरम डिफिकल्ट लगेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको इसमें हमेशा फुल मार्क्स ही आएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री। एक 90 डिग्री मतलब ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल टी इज 30 डिग्रीज एंड आर टी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। यू टू फाइंड आर एस एंड एस टी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो आर एस टी, जिसमें एंगल एस 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया। आर टी आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये एंगल टी आपको 30 दिया है। आपको फाइंड करना है आर एस और एस टी। समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और ये 30 दिया है, 30 90, तो ये एंगल क्या आएगा? 60। मतलब 30 60 90 यूज करके आपको ये वाला साइड और ये वाला साइड फाइंड करना है। रफ में पहले कर लेते हैं। तो देखो, अगर ये 30 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 60 डिग्री ही होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके देखो, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180। इसलिए जब आप लिखेंगे ना, ये 90 है ये 30 है, तो ये 60 ही होगा, बिकॉज दिस इज द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। 180 होना चाहिए ना सबका सम। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे आर एस और एस टी फाइंड करना है। आर एस क्या होगा? 30 के ऑपोजिट, तो मैं बोल सकता हूँ आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी। क्यों? 30 60 90 ट्राइंगल बन गया ना। हमको पता है उसमें 30 के सामने जो साइड होता है, इट इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आर टी। आर टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? आर टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 12, 2 1 आर 2 6 आर, 1 इंटू 6 आ जाएगा 6, तो आर एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर्स। वैसे ही एस टी का है, एस टी इज ऑपोजिट 60 डिग्रीज, तो मैं बोल सकता हूं एस टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू आर टी। ये आर टी रहेगा, हाइपोटेन्यूज ही आएगा। ठीक है, 60 के सामने जो है एस टी, इट इज √3/2 टाइम्स आर टी। आर टी का वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर्स। तो आर टी को हटाओ और वहां पे लिखो 12, 2 1 आर 2 6 आर, √3 इंटू 6 मतलब 6√3। खत्म। यूनिट सेंटीमीटर दिया है तो यहां पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे। यही दो चीजें तो पूछी थी, है ना? सिंपल। लिखेंगे तब सब बताना पड़ेगा कि 60 क्यों है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इसलिए हाफ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इसलिए √3/2। ये सब रीजन देना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। देखकर ही समझ जाता है कि 30 60 90 इसमें यूज करना है। चलो अब इसको नोटबुक में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे, एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल टी इज 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन में दिया है आर टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। फाइंड क्या करना है? आर एस एंड एस टी। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल आर एस टी, एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल टी इज 30 डिग्री। गिवन है क्वेश्चन में। तो जो रिमेनिंग एंगल है एंगल आर, वो क्या बन जाएगा? 60 डिग्रीज, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बिकॉज एक 30 एक 90, तो तीसरे को 60 बनना ही पड़ेगा, तीनों का सम 180 होता है। तो ट्राइंगल आर एस टी क्या बन गया? इट बिकेम अ 30 60 90 ट्राइंगल। जैसे ही वो बन गया तो हम लिख सकते हैं कि आर एस इज इक्वल टू हाफ आर टी, बिकॉज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। आर टी का वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट किया, 2 1 आर और 2 6 आर, ऐसे आएगा ना, 2 1 आर 2 6 आर 1 6 आर 6 सेंटीमीटर। तो आर एस की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। वैसे ही एस टी का क्या आएगा? एस टी विल बी √3/2 टाइम्स आर टी। √3/2 क्यों? बिकॉज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। आर टी क्या है? हाइपोटेन्यूज। आर टी का वैल्यू है 12। जब आप कट करेंगे तो आएगा 2 1 आर 2 6 आर, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, और √3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6√3। तो एस टी का वैल्यू आ गया 6√3 सेंटीमीटर। यूनिट सेंटीमीटर है ना क्वेश्चन में। तो ये हो गया इसका पूरा सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमने किया, 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल प्रूव कर दिया। सेकेंड स्टेप में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से आर एस निकाला। थर्ड स्टेप में साइड अपोजिट टू 60 डिग्री से एस टी निकाला, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, चलो फटाफट से कॉपी कर लो।
ऐसे ही लिखना है, हर एक चीज का रीजन देना पड़ेगा। आप जब इसको रफ में देखते हैं तो दिख रहा है इतने में हो गया, लेकिन जब नोटबुक में लिखेंगे या एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ये सब रीजन देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लिख सकते। डन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर्स एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे डायगोनल पूछा है। इसके पहले जब भी रेक्टेंगल देते थे तो क्या करते थे वो लोग, ऐसे देते थे, ये लेंथ देते थे, ये ब्रेड देते थे और आपको पूछते थे डायगोनल निकालो। अब क्या किया, डायगोनल ही पूछा है। एक दिया है लेंथ, ये नहीं दिया है, ठीक है, ये आपको नहीं दिया है, लेकिन उसने इसका एरिया दिया है, ये पूरा एरिया दिया हुआ है। तो ये एरिया यूज करके आपको ये ब्रेड निकालना है, फिर लेंथ और ब्रेड मिल गया तो पाइथागोरस लगा के आप डायगोनल इजीली निकाल सकते हो। समझा। देखो अगर रेक्टेंगल दिया है और उसका एरिया दिया है और लेंथ अगर 16 दिया है तो ये मिल जाएगा ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 16 इंटू दिस, और इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, तो आपको ब्रेड्थ मिल जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ यूज करके पाइथागोरस लगा के आप डायगोनल निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो रेक्टेंगल ले लिया जिसका लेंथ मैंने लिया 16 सेंटीमीटर, मुझे बीसी नहीं पता कितना है, पर ये पूरे का एरिया कितना होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 16 इंटू बी सी। लेंथ ए बी है तो ए बी के जगह पे मैंने 16 लिख दिया और ब्रेड्थ बी सी है। अब एरिया का वैल्यू क्या है, एरिया का वैल्यू 192, तो यहाँ पे एरिया के जगह पे लिख दिया 192। अगर मुझे बी सी का वैल्यू निकालना है तो ये 16 को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा 192 अपॉन नीचे आ जाएगा 16। क्या आएगा देखो, 16 वन जार, यहाँ पे 16 वन जार और 3 2, 16 टू जार 32। तो बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 12 सेंटीमीटर्स। जैसे ही बी सी मिल गया क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस लगाएंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, है ना। तो क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर 256, 12 स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करके आएगा 400। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 ना। यहाँ पे देख लो, अगर ए सी स्क्वायर 400 है तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, तो बचा ए सी। यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज नथिंग बट 20। यूनिट्स क्या था, सेंटीमीटर, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। खत्म। व्हाट इज डिफरेंट, यहाँ पे बी सी दिया नहीं था, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था। तो वो चेक कर रहा है कि अरे इनको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है कि नहीं, आता ही है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बहुत ही ईजी है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूज करके हमने बी सी निकाल लिया। जैसे ही बी सी निकाल लिया ये बन गया घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ और यहाँ, तो उससे हमको ए सी मिल गया। क्यों लगा पाइथागोरस, बिकॉज ये 90 है। क्यों 90 है, बिकॉज ये रेक्टेंगल है जिसका हर एक एंगल 90 होता है। जब इसको नोटबुक में या एग्जाम में लिखेंगे तो हर एक चीज लिख के बतानी पड़ेगी। चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन में रेक्टेंगल का नाम तो दिया नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी द गिवन रेक्टेंगल, जो भी यहाँ पे है। तो गिवन क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फाइंड करना है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी फाइंड करना है। दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ए सी फाइंड करो या बी डी फाइंड करो, दोनों सेम है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी क्या आएगा, ए बी इंटू बी सी। मैंने बताया ना सब कुछ लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब अच्छे से सॉल्व करोगे तब। तो एरिया की जगह पे 192, ए बी की जगह 16, बी सी की जगह बी सी, 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, जब कट करोगे तो आएगा 16 वन जार, ये आएगा 16 वन जार 16, 3 रिमाइंडर 32, 16 टू जार 32। तो आपको बी सी मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल है। मेरे पास बी सी 12 आ गया, तो इसमें मैं कौन सा पाइथागोरस अंकल का थ्योरम लगा सकता हूं। तो लिखना पड़ेगा ना, ये ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, इसीलिए ये थ्योरम लगेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, ए सी स्क्वायर रूट ऑफ 400, ये भी लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एंड ए सी आ गया 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। मैं यहां पे ही फाइनल आंसर छोड़ दूं तो शायद मार्क्स कटे, क्योंकि क्वेश्चन में एसी या कुछ दिया नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है डायगोनल निकालो भाई, तो फाइनल आंसर देखो मैंने डायगोनल लिखा हुआ है, एसी नहीं लिखा है। ओके, चलो कॉपी करो फटाफट से। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं रेक्टेंगल पे, डिफरेंस खाली यहां पे देखो इतना,
इसके पहले डायरेक्टली हमको ये करना होता था, क्योंकि ए बी और बी सी दिया होता था, लेंथ और ब्रेड्थ दिया होता था। अभी एरिया दिया था तो उससे हम लोगों ने पहले ब्रेड्थ कैलकुलेट किया, फिर सेम मेथड जो पहले यूज करते थे। बहुत बार किया है ये मेथड आपने बहुत बार किया। बताऊं क्या, एक और क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम सेट 2 में ही सेकंड में थर्ड क्वेश्चन किया था, और 2.1 में शायद 8th क्वेश्चन था। एक बार चेक कर लो 8 था या कोई था, बट एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन सिखाया था तब वो रेफर किया था। ओके, तो ये कुछ नया नहीं है, सेम जो पहले किया था वही अलग तरीके से दिया हुआ। नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is √3 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर पूछा है। लेंथ ऑफ द साइड मतलब हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, तो कोई भी एक निकालेंगे काम हो जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अगर साइड मिल गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक साइड का लेंथ सेम होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड करो, या साइड प्लस साइड 3 बार ऐड करो या 3 बार मल्टीप्लाई करो एक ही साइड को, काम हो जाएगा। तो आपको बस एक बार लेंथ ऑफ द साइड निकालना है, पेरीमीटर तो फ्री में मिल जाएगा। क्वेश्चन में हाइट दिया है, तो लेट्स से मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया एबीसी। ओके, इसमें हर एक एंगल होता है 60 डिग्री, तो ये मैंने 60 डिग्री लेबल कर दिया। अब यहाँ पे हाइट दिया है √3 सेंटीमीटर, तो पहले हाइट बना दो यहाँ पे और लिख दो √3, इसको नाम दे दो एडी। आपको ये यूज करके लेंथ ऑफ द साइड निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये 60 है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 है। तो ये जो छोटू एंगल है वो कितना होगा, ये छोटू एंगल होगा 30 डिग्रीज, बिकॉज 60 प्लस 90 150, टोटल 180 होता है ना, तो जो बचा उसको 30 होना पड़ेगा। ठीक है, देख लो ना, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, 90 प्लस 90 180। तो ये जो बी ए डी या ए बी डी ट्रायंगल है उसमें क्या हो गया 30 60 90 ट्रायंगल। आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना, करेक्ट। आपको ए बी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे ए बी, बहुत ही ईजी है। 60 के ऑपोजिट जो भी साइड है वो क्या होता है √3/2 हाइपोटेन्यूज, तो मैं बोल सकता हूं ए डी इज इक्वल टू √3/2 हाइपोटेन्यूज, जो यहां पे है ए बी। सिर्फ ये ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा ए बी, और ये 60 के सामने कौन है ए डी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए डी के जगह पे आ जाएगा √3 इक्वल टू √3/2 ए बी। आपको ए बी का वैल्यू चाहिए, ए बी को इधर रखो, ये √3/2 उधर जाएगा तो ऊपर 2 जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो क्या मिलेगा √3 इंटू 2/√3। दिख रहा है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये √3 नीचे आ गया, √3 कट हो गया, बचा क्या सिर्फ 2, तो ए बी का वैल्यू आपको मिल गया 2। ये 2 आ गया ना, जैसे ही ये 2 आया, हमको पता है ये भी 2 है ये भी 2 है, तो पेरीमीटर कितना हुआ 2 + 2 + 2 6, करेक्ट। और ए बी 2 मिला, तो आप बोल सकते हो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ए बी विच इज 3 टाइम्स 2 विच इज 6। कैसे मिले, तो पेरीमीटर तो बहुत ईजी, लेकिन ये वाला पार्ट समझा आपने, इक्विलैटरल का प्रॉपर्टी कि 60 डिग्री उसका एंगल है वो यूज किया, क्यों, ताकि पता चले कि ये 30 है, तो ये 30 60 90 ट्रायंगल बना, उसका फॉर्मूला यूज किया साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री का, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री लेता तो क्या आता देखो, तो मुझे मिलता बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ 30 के सामने हाफ होता है ना ऑफ ए बी, है ना, ये नहीं किया है सपोज 30 के सामने है बी डी विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अब ना इसमें बी डी पता है ना ए बी पता है, तो कैसे सॉल्व करोगे। जब मैंने ये लिखा तो इसमें मुझे एटलीस्ट ए डी पता था ना, वो यूज करके मैंने ए बी निकाला। ठीक है, ये वाले केस में अगर ये लिखता तो दोनों नहीं पता है तो कुछ काम का नहीं, इसलिए ये यूज किया। ठीक है, तो ये इरेज कर दो, इसको देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो पहले तो नामकरण करना पड़ेगा, इसमें कौन क्या है वो तो दिया ही नहीं है, तो हम बोलेंगे लेट ट्रायंगल एबीसी बी द रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ हाइट एडी। ठीक है, तो गिवन क्या हो जाएगा, एडी का हाइट कितना दिया है √3 सेंटीमीटर है एडी का वैल्यू, एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी क्यों है, बिकॉज वो हाइट है, हाइट हमेशा बेस को परपेंडिकुलर होता है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों, बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाउ लिख सकते हो या ऐसे ही लिख सकते हो, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल
जैसे ही एंगल भी 60 हुआ तो मैं बोल सकता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी 60 एंड एंगल ए डी बी इज 90। ए डी बी 90 क्यों है, देखो ए डी परपेंडिकुलर बी सी है इसीलिए। तो जो रिमेनिंग एंगल है बी ए डी बैड वो कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो आंसर में क्या लिखेंगे, रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे ये 30 डिग्री आया मैं बोलूंगा ये पूरा ट्राइंगल बन गया 30 60 90। पूरा कौन सा, ये ए बी डी बन गया 30 60 और 90। 30 60 90 बना तो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ए डी इज इक्वल टू √3/2 ए बी। क्यों, बिकॉज जो ए डी है वो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है ए डी। ये वाला पार्ट यूज ही नहीं करना है ट्राइंगल का, सिर्फ इतना सा। तो ए डी जो है वो √3/2 ए बी आएगा, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री है। यहाँ पे ए डी का वैल्यू √3 दिया है क्वेश्चन में, सॉल्व करेंगे इसको और ए बी का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो ना √3 कट जाएगा ना, यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। फिर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा, 3 टाइम्स साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक साइड इक्वल होता है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होता तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 करते हैं ना, तीनों साइड सेम है तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 करेंगे तो आएगा 2 + 2 + 2 6, या फिर 3 इंटू साइड करेंगे तो भी पेरीमीटर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल आर, लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ए बी सी ए बी कुछ दिया नहीं था, वो हमने लिया है। तो फाइनल आंसर में देखो मैंने ए बी सी ए बी कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा है साइड का लेंथ है 2, पेरीमीटर का है 6। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया था वो नाम वगैरह, हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए लिया। डन हो गया, है ना इजी। चलो फटाफट से कॉपी कर लो, अच्छे से हर एक रीजन लिखना है, कुछ भी शॉर्टकट मत माना, अरे सर ये नहीं लिखा तो चलेगा क्या, नहीं नहीं चलेगा, जो भी लिखा है वो पूरा लिखना पड़ेगा। डन, नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज अ मीडियन इफ बीसी इक्वल टू 18। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एपी जो दिया है वो मीडियन है, मीडियन मतलब ये और ये इक्वल, मिड पॉइंट हो जाएगा ना बी। बीसी इक्वल टू 18, ये पूरा लेंथ 18 दिया हुआ है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज 260, इसका और इसका स्क्वायर का एडिशन किया तो 260 आ रहा है। आपको ए पी फाइंड करना है, मीडियन का लेंथ। क्लियरली दिख रहा है क्या यूज होने वाला है इसमें, मिड पॉइंट दिया हुआ है, स्क्वायर का सम दिया है, अपू होगा ना, अपोलोनियस थ्योरम। देखो 2.2 में हमने 4th क्वेश्चन जो किया था उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था। देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू दिया था, एक लेंथ दिया था और दूसरा लेंथ पूछा था, मिड पॉइंट मीडियन जो भी है वो दिया था। तो सेम प्रिंसिपल यूज करके ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहां पे देख लो, अगर ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं ले लो भाई एबीसी ट्राइंगल, उसमें एपी अगर मीडियन है तो ये एपी मीडियन भी बना दिया, और बीसी आपको 18 दिया हुआ तो वो 18 ले लिया। आपको इसका स्क्वायर का सम दिया है तो इसमें अपोलोनियस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 BP स्क्वायर ले लूँ। 2 BP आप PC कोई भी ले सकते हो, तो 2 BP स्क्वायर, पर BP तो दिया ही नहीं है, AP पूछा है पर BP दिया ही नहीं है, पर BC दिया है। BC अगर 18 है तो ये BP और PC दोनों इक्वल हो जाएंगे 9 9, P मिड पॉइंट है ना भाई, तो ये 9 मिल गया, वो लिख देंगे। फिर अपोलोनियस थ्योरम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके AP का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और 2.2 में मैंने कराया भी है। तो वीडियो पॉज करो और ऐसे सॉल्व करो जैसे एग्जाम में करोगे, ठीक है, रीजन लिखकर, ताकि आपको आदत लगे। नहीं तो हर एक क्वेश्चन रट्टा मारने बैठ जाओगे, खुद से सॉल्व करोगे ना तो समझ में आएगा रीजन कहाँ कहाँ लिखना पड़ता है। पहले आपको मिड पॉइंट है तो इसका और इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर चुपचाप अप्पू प्रिंसिपल लगा देंगे। अप्पू मत लिखना वहां पे, नहीं तो फटके पड़ेंगे टीचर से। अपोलोनियस प्रिंसिपल या अपोलोनियस थ्योरम, थ्योरम ही बोलना। चलो कर दो वीडियो पॉज, ऐसे आएगा। गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज द मीडियन, दिया हुआ है, बीसी इक्वल टू 18 ये भी दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 260 है वो भी दिया हुआ है। हमको एपी फाइंड करना है, करेंगे फाइंड, क्योंकि हमको पता है कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है। तो बोलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज द मीडियन, देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, वही होता है ना मीडियन होगा तो बीपी और बीसी का लेंथ इक्वल आएगा, और क्या आएगा, हाफ ऑफ ये पूरा लेंथ बीसी, तो हाफ ऑफ 18 आ जाएगा, बिकॉज बीसी 18 दिया है। 2 और 18 2 में जाते हैं, 2 1 जार 2 9 जार
तो बीपी और बीसी का लेंथ आ गया 9 यूनिट्स। जैसे ये 9 आया, अभी ये सेगमेंट एबीसी में एपी मीडियन है तो हम लोग ने लगा दिया अपोलोनियस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो क्या होता था अपोलोनियस, ए से मीडियन शुरू हो रहा है ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी पी स्क्वायर। वहाँ पे बीपी का वैल्यू 9 यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया देखो, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 260, सब वैल्यू डाला वहाँ पे, लेफ्ट राइट किया, देखो यहाँ पे 9 स्क्वायर आया 81, 2 इंटू 81 आ गया 162, ये प्लस 162 था, वहाँ जाके बन जाएगा माइनस 162, 260 में से 160 निकाला 98, ये ए पी स्क्वायर के साथ 2 नहीं चाहिए, 2 को उधर भेजेंगे तो 98/2 आ जाएगा ए पी स्क्वायर का वैल्यू। जब दोनों 2 में जाएंगे तो कट कर सकते हैं, 2 1 जार और यह आ जाएगा 2 4 जार 8, फिर 1 8 2 9 जार 18, तो आपको आ गया ए पी स्क्वायर 49। आपको ए पी चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर के साथ छतरी कट, ए पी स्क्वायर रूट ऑफ 49 आ गया 7, तो 7 यूनिट्स आ गया एपी का आंसर। यही पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड एपी, देखो यहाँ पे है ना, तो ये हमने फाइंड कर दिया। देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन, खुद से आया, हर एक जगह रीजन लिखा ना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का चांस है, इसलिए प्रैक्टिस तो करना ही था। देख लो कहाँ पे रीजन नहीं लिखा है आपने, गिवन ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है तो कॉपी कर लो, जिनको नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, देख लो सोल्यूशन आपको समझ में आएगा, इजी है, थोड़ा सोचते तो आ जाता। कर लिया कॉपी? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 कराया, ठीक है। चारों क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो हमारा प्रॉब्लम सेट 2 देखो, यहाँ से ये और ये पार्ट पूरा खत्म हो गया है। अभी जो बाकी बचा है वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो लेंदी होंगे हम आराम से एक एक क्वेश्चन 10-10, 15 मिनट लेके करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है, मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आप लोग कोविड के टाइम पे 8th 9th कर रहे थे, तब आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ओमिट की गई थी। हो सकता है सबको प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे अज्यूम करना पड़ता है कि किसी को नहीं आता, क्योंकि ये तो वीडियो बना रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको डाउट है तो आप मुझे लाइव डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो अगर बहुत डिटेल में करा रहा हूँ तो बोर मत होना, अज्यूम करना कि मैं आपको बेसिक से सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को। लेकिन एक बार आपने डिटेल में क्वेश्चन समझ लिया, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपके लेवल का, तो आपको आएगा ही, और 10th स्टैंडर्ड में आपके लेवल का ही आपको पूछा जाएगा। ओके, तो आराम से एक एक लेक्चर देखो, आराम से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो हर एक लाइन, फॉर्मूला कैसे लगाया, क्यों लगाया, और आपके बेसिक्स क्लियर कर लो, ताकि पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए इजी हो जाए। लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये समझ में आए, प्लस ये चैनल को भी सपोर्ट मिले, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है अब तक वीडियो देख रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में हर एक क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व नहीं कराएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और आपको आंसर आ रहा है, तो कमेंट्स में मुझे जाके बस एक लाइन लिख लो कि ये क्वेश्चन हमने खुद से किया और हमको आया। वो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे वो वेस्ट नहीं हो रही, किसी को तो समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।